महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में आज कुल मिलाकर भरपूर एक्शन का दिन है। बिल्कुल, सरकार बचाने और नई सरकार बनाने की लड़ाई में मुंबई से गुवाहाटी तक मीटिंग पर मीटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आ रही है। नई सरकार बनाने की कोशिशों में लगी बीजेपी ने एनडीए नेताओं के साथ मंथन शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस और आरपीआई नेता रामदास आठवले की मुलाकात होने वाली है। आज दिन भर फडणवीस एनडीए नेताओं से मिलेंगे और रणनीति बनाएंगे। सत्ता बचाने की कोशिश में लगे उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। ये बैठक दोपहर 1 बजे होगी। शिवसेना संगठन को टूटने से बचाने की कोशिश में आज आदित्य ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें वो शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। कल भी उन्होंने शिव सैनिकों को संबोधित किया था, आज भी करेंगे। और सबसे ज्यादा निगाहें शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पर है। मीटिंग में उद्धव गुट के सीनियर लीडर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। अब ऑप्शन क्या क्या बचते हैं ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकट से निकलने के लिए क्या केवल बागी गुट के विधायकों को अयोग्य साबित करके सरकार बचाई जा सकती है? और अगर वो ऐसा करते हैं तो पार्टी की ताकत कितनी बचेगी? कैसे सरकार बचानी है? इन सारे मुद्दों पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में चर्चा होगी। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव सिंह हमारे साथ मातोश्री से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र फडणवीस के घर से, क्योंकि हलचल इस वक्त बीजेपी में भी बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। सबसे पहले गुवाहाटी का रुख करते हैं। आनंद, इंतजार एकनाथ शिंदे गुट को किस बात का है? दावा करते एकनाथ शिंदे, कल इंडिया टीवी पर उन्होंने दावा किया 40 शिवसेना के विधायक उनके साथ हैं, पत्र जारी करते हैं 38 विधायकों के हस्ताक्षर वाला। ये माजरा क्या है? ताकत अगर पूरी है तो लौटकर मुंबई क्यों नहीं आते हैं? जी देखिए, जो 38 विधायकों के सिग्नेचर हैं वो 38 शिवसेना के विधायक यहाँ मौजूद है, इसलिए उनके सिग्नेचर उस पत्र पे हैं। और जो 40 का वो दावा कर रहे हैं तो उनको ये उम्मीद है कि 1-2 शिवसेना के और विधायक हैं जो फिलहाल मुंबई में हैं, उनको भी इनका समर्थन है। लेकिन जहाँ तक इंतजार की बात है तो जैसा कि डिप्टी स्पीकर को लिखा गया है शिवसेना की तरफ से 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का, तो जो जानकारी मिली एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि जो इनको ये लगता है कि डिप्टी स्पीकर जो है इनको नोटिस देंगे जिसमें 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रिप्लाई करने का इनको वक्त दिया जाएगा। और ऐसे में चूंकि इनको भी ये पता है कि डिप्टी स्पीकर इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ नोटिस जारी करके इनका जवाब मांग सकते हैं। ये कह सकते हैं कि शिवसेना से आपके खिलाफ शिकायत आई है, तो ऐसे में आपको क्या जवाब देना है, आप इन पर्सन में या मेल पे हमें उसका जवाब दीजिए। और ये बताया जा रहा है कि अगर ये नोटिस आता है डिप्टी स्पीकर की तरफ से इनका जवाब मांगने के लिए डिस्क्वालीफाई करने से पहले, तो हो सकता है, उनकी पूरी तैयारी भी है कि एकनाथ शिंदे का कैंप जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है इस नोटिस के खिलाफ। और एक उनकी कोशिश ये भी है कि ये चाहते हैं कि स्पीकर का जल्द से जल्द चुनाव किया जाए, जो कि फिलहाल संभव नहीं लगता। तो ऐसे में ये तो आनंद, ये सारा काम गुवाहाटी में बैठकर ही शिंदे गुट करेगा या महाराष्ट्र भी लौटेगा? क्योंकि कल एक दफा ये खबर भी आई थी कि एकनाथ शिंदे लौट सकते हैं, मुंबई लौटने वाले हैं। क्या कोई रणनीति वापस लौटने की भी? देखिए, अभी वापस इनकी जाने की कोई योजना नहीं है। वजह यह है कि इनको ये लगता है कि जैसे ही अगर ये मुंबई लौटेंगे तो इनके ऊपर हर तरह का दबाव डाला जाएगा। वो पुलिस का प्रेशर हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, और जो शिव सैनिक है वो भी इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इनकी सुरक्षा खतरा हो सकता है, और हो सकता है कि इस दबाव में कुछ शिवसेना के विधायक जो यहाँ पर हैं जब मुंबई पहुंचे तो वो टूट जाए। तो यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर बैठ के अपनी रणनीति बना रहे हैं और ये कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इनको इंतजार है डिप्टी स्पीकर के उस नोटिस का। इसके अलावा ये सुरक्षा का हवाला देकर आपने देखा कि जो चिट्ठी इन्होंने लिखी है कि इनके घरों से सुरक्षा हटा ली गई है और संजय राउत धमकी दे रहे हैं। इनकी एक विकल्प इनके पास ये भी है कि ये सुरक्षा का हवाला देकर ये कहें कि हम किसी और राज्य में, मसलन गोवा के गवर्नर के सामने हम पेश हो सकते हैं। तो ये सारे विकल्प इनके सामने हैं। बस ये इंतजार कर रहे हैं कि आज जो कार्यकारिणी की जो बैठक शिवसेना की होने जा रही है उसमें क्या फैसला लिया जाता है, और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस है इनको डिस्क्वालीफाई करने को लेकर जो जवाब इनसे मांगा जाएगा। बिल्कुल, यानी जो सामने वाला गुट है, उद्धव ठाकरे वाला गुट, उसमें क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, उसके हिसाब से फिर एकनाथ शिंदे अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और एक एक चीज पर काम किया जा रहा है ताकि उनका जो दावा है वो फेल ना हो जाए। इस बीच एक और खबर है कि मीटिंग के दौर के बीच उद्धव और शिंदे गुट में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई आज और ज्यादा तेज होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर 16 बागियों को नोटिस भेजेंगे। शिवसेना की शिकायत पर 16 बागियों को नोटिस आज भेजा जा सकता है। सोमवार से डिप्टी स्पीकर 16 बागियों के मामले की सुनवाई करेंगे और बागियों को अपना पक्ष रखने डिप्टी स्पीकर के सामने आना होगा।
इन 16 विधायकों की शिकायत उद्धव गुट ने डेप्यूटी स्पीकर से की है। अब 16 विधायकों के नाम हैं। अगर शिकायत ही करनी थी जयप्रकाश, तो फिर पूरे 38 विधायकों का नाम क्यों नहीं, केवल 16 भागियों को नोटिस क्यों देने की रणनीति तैयार की उद्धव गुट ने? देखिए मीनाक्षी, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सवाल है, सटीक सवाल है। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊं कि कुल जो है 40 विधायकों का दावा कर रही है एकनाथ शिंदे की टीम, और 38 विधायकों का उन्होंने नाम दिया हुआ है। अब ये 38 विधायकों में अगर 16 विधायकों का निलंबन अगर मांगा है शिवसेना ने, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है बहुमत। अगर मैं आपको बताऊं कि 54 सीटें हैं, 54 विधायक हैं, एनसीपी के पास 44 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 12 विधायक निर्दलीय जो है उनका समर्थन है महाविकास आघाड़ी को। ऐसे में अगर पूरे के पूरे 38 विधायकों को निलंबित कर देगी शिवसेना, या निलंबन का मांग करेगी और उनकी लड़ाई कानूनी तरीके से कोर्ट में लड़ी जाएगी, तो फिर बड़ी अड़चन आ सकती है सरकार को। ऐसे में शिवसेना चाहती है कि 25 से ज्यादा विधायक जो है उनके पास वापस लौट आए, वो रास्ता वो खुला रखें, और वो रास्ता खुला रखने के लिए शिवसेना ने 16 उन लोगों को टारगेट किया है जो खास तौर पर इस पूरी साजिश में, या हम कह सकते हैं इस पूरे प्लानिंग का मास्टरमाइंड है, या पूरे प्लानिंग के मुख्य किरदार हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, भरत गोगावले हैं, प्रकाश सुर्वे हैं, संजय शिरसाट है। संजय शिरसाट वो विधायक हैं औरंगाबाद के जिन्होंने उद्धव ठाकरे को खुली चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा जो दीपक केसरकर हैं, ये ऐसे विधायक हैं जिन्हें अब शिवसेना अपने पाले में लेना नहीं चाहती है, क्योंकि इन्होंने खुली बगावत कर दी है। इसमें यामिनी यशवंत जाधव हैं। यामिनी यशवंत जाधव के जो पति है यशवंत जाधव, वो बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और उन पे ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही खास वो मातोश्री के माने जाते थे। यशवंत जाधव के घर से एक डायरी मिली थी ईडी को, जिसमें लिखा था मातोश्री को 2 करोड़ रुपए गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना करीबी रिश्ता ये था। हालांकि यशवंत यादव ने कहा कि जो मातोश्री है वो उनकी मां का नाम है, वो अपनी मां को मातोश्री कहते हैं। तो ये पूरा खेल इसलिए रचा जा रहा है 16 विधायकों वाला, ताकि जो बाकी विधायक हैं उनमें अच्छा बहाने भी जयप्रकाश बहुत जबरदस्त होते हैं। अब कानूनी लड़ाई तो कानूनी तरीके से ही दिए जाते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बिल्कुल, महाराष्ट्र के सियासी संकट में कुल 3 पावर सेंटर हो गए हैं। आज तीनों जगह हलचल तेज है। मुंबई के सेना भवन में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। सागर बंगला पर एनडीए नेताओं की बैठक है, और गुवाहाटी के होटल में शिंदे गुट आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा। सबसे ज्यादा निगाहें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग पर लगी हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़ेंगे। इनके अलावा अनिल देसाई, संजय राउत, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई भी इस बैठक में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके खिलाफ ही ये मीटिंग बुलाई गई है। तो कार्यकारिणी की मीटिंग में मुख्य रूप से 4 विकल्पों पर चर्चा होगी। पहला ऑप्शन है बागियों को अयोग्य कराकर फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल की जाए। जो दूसरा ऑप्शन है जिस पर विचार किया जाएगा वो ये कि इस्तीफा देकर जनता की सहानुभूति हासिल की जाए। तीसरा ऑप्शन यह है कि लड़ाई को लंबा खींचकर बागियों को कमजोर किया जाए, और जो चौथा ऑप्शन है वो यह है कि सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया जाए, जिसकी अपील, जो इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश लगातार की भी जा रही है। तो ये जो चौथा जो है ऑप्शन जो सड़कों पर दिखाई दे, उसका थोड़ा बहुत असर राजीव दिखाई भी देने लगा। इधर संजय राउत ने कहा कि शिव सैनिक सड़कों पर आ जाएंगे। शिव सैनिक सड़कों पर आ गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे आंसू मेरी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये कोरोना की वजह से है, ये लड़ाई जारी है। मेरी तस्वीर के बिना फिर आप मैदान पर जाकर दिखाएं। तो वो इमोशनल अपील का भी असर हो रहा है। तो चौथा ऑप्शन तो अब हमें थोड़ा थोड़ा क्रियान्वित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन गुवाहाटी में जितना लंबा विधायक रुकेंगे, उतनी चुनौती खुद एकनाथ शिंदे गुट के लिए भी है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये पूरा मामला लंबा खींचेगा, क्योंकि कल जब शरद पवार मिले थे मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे से, उस वक्त हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली थी कि दरअसल शरद पवार खुद चाहते हैं कि पूरा मामला लंबा खींचे, क्योंकि जितना ज़्यादा मामला लंबा खींचेगा उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर समस्या होगी तो समस्या सिर्फ शिंदे ग्रुप को होगी। हो सकता है कि वहाँ जो विधायक हैं उन्हें कुछ इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं हो, कोई
उनके अंदर के जो ख्यालात हैं वो बदल सकते हैं। तो अगर पूरा मामला लंबा खींचा तो उसका सीधा फायदा जो है वो उद्धव कैंप को मिलेगा, तो रणनीति लंबा खींचने की। दूसरी बात जो आपने कही कि जिस तरह से संजय राउत ने कल पहली बार बयान दिया कि सड़क पर भी शिव सैनिक उतर सकते हैं, उनके बयान के मात्र घंटे भर के बाद ही हमने ये देखा कि दादर इलाके में विधायक सदा सरवणकर के दफ्तर से उनके पोस्टर बैनर हटाए गए। मंगेश कुडालकर जो कि मुंबई के कुर्ला इलाके से आते हैं, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई बाकायदा। और इसके अलावा दिलीप लांडे जो कि साकीनाका इलाके से आते हैं, विधायक हैं, बहुत नजदीकी हुआ करते थे। उद्धव जब वर्षा बंगले से निकल रहे थे तो उस वक्त उनकी तस्वीरें आई थी, फूल बरसा रहे थे, लेकिन उनके यहाँ उनके भी पोस्टर बैनर फाड़े गए। तो सड़क पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ने एक पत्र लिखा है, और ये पत्र सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के डीजी और साथ साथ में सभी पुलिस कमिश्नरेट को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कल की इस पूरी घटना का हवाला दिया है कि संजय राउत के इस बयान के बाद में उनके विधायकों के जो साथी विधायक हैं उनके यहाँ तोड़फोड़ की गई, और साथ साथ में उनके जो परिवारजन थे, जो रिश्तेदार थे, उनकी सुरक्षा को हटा दिया गया है। तो अगर उनके परिवार को कुछ हुआ, रिश्तेदारों को कुछ हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए आज सुबह हम ये खबर भी देख रहे थे कि ठाणे के कुछ इलाकों में हो सकता है धारा 144 भी लागू की गई है या ऐसा कॉल है। इस पर भी हम आगे आपसे डिटेल लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।